नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और राजस्व समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। इसके साथ ही मंत्री ने 700 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष शिकायतों के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। आज पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर मेरे कैंप ऑफिस में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ज़िले के सभी अधिकारियों को भी मैंने बुलाया है और पूरे ज़िले के मेरे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे उखलकाटा के लोग आए हैं, धारी के आए हैं, रामगढ़ के आए हैं, भीमताल के आए हैं, हल्द्वानी के आए हैं, गोलापार के आए हैं, तुर्गिला से लोग आए हैं, कालाडूंगी से लोग यहाँ पर आए हैं और लालकुआ से आए हैं, बिंदुकत्ता से आए हैं, कोटाबाग से यहाँ पर आए हैं, बेतालघाट से लोग यहाँ पर आए हैं, नैनीताल से कई लोग आए हैं, भीमताल भवाली से लोग यहाँ पर आए हैं। तो सभी की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक समस्या का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद भी जो लोग कैंपों में नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने न्याय पंचायत वाइज कैंप लगाए हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे लोगों को, जो लोग तहसील में नहीं जा सकते हैं, जो लोग जिला मुख्यालय पर नहीं पहुँच सकते हैं, जो सीडीओ मुख्यालय नहीं पहुँच पा सकते हैं, उनके लिए हम ग्राम पंचायत वाइज और न्याय पंचायत वाइज कैंप लगा करके उनकी समस्या का तत्काल मौके पर समाधान करने का काम कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय नजर आया है। कनकल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। भगवान शिव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और दही से जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की भी कामना की है। इसके साथ ही बिलेश्वकेश्वर महादेव, पारद शिवालिंग, दरिद्र भजन महादेव और तमाम महादेव मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहा, जहां श्रद्धालुओं के बम बम भोले के जयकारों से पूरे धर्मनगरी गूंज उठी है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह का नज़ारा अभी देखने में नज़र भी आ रहा है हरिद्वार में, क्योंकि बड़ी संख्या में शिव भक्त भी पहुंचे हुए हैं, पहला सोमवार भी है और भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सावन का पहला सोमवार आज है, जिसको लेकर तमाम जो हरिद्वार के शिवालय वहां पर सुबह से भगवान भोलेनाथ की जय घोष सुनाई दे रहे हैं। और खास बात यह कि जो हरिद्वार का कनखल में भगवान दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ससुराल भी उसको कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि आज के दिन जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो यहाँ यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं, पूरा सावन का महा कनखल में रहकर निवास करते हैं, ऐसी मान्यता। लगातार जो यहाँ पे भक्त है वो सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा विशाल, इस तरीके से आज हरिद्वार के चाहे दक्षेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर तिलभंडेश्वर मंदिर हो, कोई भी शिवालय, आज सभी में लंबी लंबी लाइनें लगी। जो स्थानीय लोग हैं वो तो पहुंचे हैं, साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले तमाम जो कावड़ी है वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हो। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भगवान भोलेनाथ को दूध, दही और भांग दूध अर्पित कर, तो उनको तमाम जो फल होते हैं, वो मनोकामना होती है, वो उनकी पूरी होती है। जी, लेकिन मनोज, ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए भी हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा आंकड़ा जो है वो कांवड़ियों ने भी छू लिया है। ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी चुनौती भी रही और किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा कि लगातार जो प्रशासन की टीमें है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है मेरे क्षेत्र का निरीक्षण किए। खास तौर से जो हरिद्वार के डीएम एसएसपी है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे
जो मेला है उसका जायजा भी यहाँ पे लिया जा रहा है। और यहाँ प्रशासन द्वारा एक आंकड़ा भी जारी किया गया, जिससे बताया गया है कि करीब अभी तक 75 लाख जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे देर शाम तक जो है पहुंच चुके थे। लेकिन आज ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो पिछला साल था वहाँ पे करीब 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु थे वो हरिद्वार पहुंचे थे, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना। तो इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु होंगे वो हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए आएंगे। और लगातार ही कहीं ना कहीं ये आंकड़ा पूरा होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल पंचक लग रहे हैं। विशाल और पंचक में ये मान्यता होती है कि यहाँ से जो गंगा जल होते हैं उसको नहीं लिया जाता है और गंगा जल लेके कोई भी अपने गंतव्य को रवाना नहीं होते। यानी कहा जा सकता है कि अभी कहीं ना कहीं जो कांवड़ी आते हैं उस पर हल्का सा ब्रेक जरूर लगाए, लेकिन फिर भी हरिद्वार के अंदर अभी लाखों की संख्या में जो सिर्फ कांवड़ी है वो लगातार पहुंचे, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर से आते, दिल्ली हरियाणा पंजाब के साथ साथ राजस्थान से भी तमाम जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते। तो ऐसे में एक जो समय होता है, यानी कि सभी लोगों को जो है शिवरात्रि से पहले अपने गंतव्य को जाना होता है और अपने जो गांव के शिवालय होते हैं वहां पे जाके जल अर्पित करना होता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सावन के पहले सोमवार पर उत्तराखंड के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। भक्तों ने भगवान शिव का गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, भांग और धतूरे से जलाभिषेक कर परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल और अन्य जिलों के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला भी जारी है। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय भी हो गया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस मेस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और पोषण व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जवानों के लिए ताज़ा, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसएसपी ने भोजन की कीमत न्यूनतम रखने, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर भोजन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जुटे जवानों का स्वास्थ्य और सुविधाएं प्रशासन की प्राथमिकता में है। चंपावत के प्रसिद्ध मानसरोवर मंदिर परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन, वन विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य विभागों के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस अभियान में करीब 100 लोगों ने भी भाग लिया है। अभियान के दौरान 1 से 1.5 टन तक प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्रित की गई और उसका निस्तारण भी किया गया है। जी के द्वारा हम ये लगातार दिशा निर्देश और आदेश आते रहते हैं कि जो हमारे मुख्य पर्यटन स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे निरंतर हमारे सम्मानित नागरिकों का आवागमन होता रहता है, उनको स्वच्छ रखा जाए। और इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वर्तमान में जो है कई सारे आदेशों के माध्यम से शहर में स्वच्छता, प्लास्टिक वेस्ट उन्मूलन और इस तरह कई सारे जनोपयोगी कार्यों के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के क्रम में आज यहाँ मानेश्वर में हम लोगों ने पहले भी कई स्थानों पे कार्य किए हैं। डालसा और हमारे जिला प्रशासन, नगर पालिका सभी के माध्यम से आज एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे इस मठ के महान जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और बहुत पूजनीय हमारे संत हैं, उनका भी सानिध्य और सहयोग मिला है। उनके द्वारा भी इसमें एक लीडरशिप भूमिका इसमें प्रदान की गई और आप ही के निर्देश थे कि यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कठिनाई और कष्ट हो रहा है, तो इसमें स्वच्छता का आज एक बृहद अभियान चलाया गया। 100 से ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है और स्वच्छता अभियान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्य भी जो है इस मंदिर में आप देख रहे होंगे प्रांगण में चल रहा है। तो एक जन सहभागिता के माध्यम से और जनता को समर्पित ये कार्यक्रम है और हम लोग इसमें यही जागरूकता कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम अपने कूड़े को फैलने से रोकें बल्कि उसका सही रूप से निष्पादन करें। विगत तो कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी
जी के निर्देश पर संपूर्ण समाज को एक स्वच्छता का मूल मंत्र दिया उन्होंने। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मानेश्वर महादेव मंदिर में चंपावत के जिलाधिकारी महोदय जी के नेतृत्व में एवं एडीएम साहब के नेतृत्व में विभिन्न संगठन, जिला प्रशासन एवं सभी जितने भी यहाँ के कार्यदायी संस्थाएं हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं, वो स्वच्छता अभियान में सहभागी हुए। स्वच्छता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतर मन से जब प्रेरणा आती है तब होता है। हमारा परिवार हो, स्थान हो, ये देव स्थान हो, पर्यटक स्थल हो, कहीं भी हो, हम सब ये प्रयास करें कि हम एक तो पर्यावरण के खिलाफ विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनका वहां से समूल नष्ट करें। पॉलीथीन आदि का उपयोग ना करें, पत्ते का उपयोग करें। पत्ते के उपयोग से हमारे कुछ बंधुओं को रोजगार भी मिलता है और स्वच्छता में भी लाभ मिलता है। देहरादून के सहसपुर में दुकानों में हुई नकबजनी की एक वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 3,125 रुपये की नकदी सहित करीब 46,000 रुपये का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार धर्मावाला निवासी आदित्य सैनी की शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से तेमली धर्मावाला क्षेत्र से मुस्तकीम को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये 30 तारीख को ये इन्होंने एफआईआर लिखवाई है आदित्य सैनी जी, इनकी धर्माला चौक के पास परचून की दुकान है कि कुछ कैश और कुछ सामान इनका, जिसमें ये बीड़ी सिगरेट के बंडल और ये काजू बादाम के पैकेट, तेल की शीशियाँ वगैरह, ये काफ़ी सामान इनका परचून का सामान ताला तोड़कर चोर ले गए थे। तो इसमें 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया गया है और इसमें एक चोर मुस्तकीम पकड़ा गया है, जिसके ऊपर पहले भी 3-4 चोरी के मुकदमे हैं और सारा सामान उसका कैश उनका आदित्य सैनी जी का मिल चुका है इसमें। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। चुनावी रणनीति, धामी सरकार के कामकाज, चारधाम यात्रा, बेरोजगारी और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल से खास बातचीत भी की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, 2027 चुनाव की किस तरह की रणनीति है बीजेपी सरकार की और आपकी पार्टी की, और किस तरह के फोकस हैं, किन मुद्दों पर आप लोगों का फोकस है? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी थी। 2012 से 17 के बीच में जो कांग्रेस के दुष्कर्म थे, उनके कारण आज 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। हम एक मैनिफेस्टो लेकर के, एक घोषणा पत्र लेकर के 2017 में चले थे। उसको हमने पूरा करते हुए, और जब से धामी जी आए हैं, 5 वर्ष धामी जी के पूर्ण हो गए हैं, इन 5 वर्षों में हमने अपने घोषणा पत्र को पूर्ण करने का लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। हम लोग हमेशा ही जनता के बीच में, हमारे कार्यकर्ता रहते ही हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में रहते हुए जो भी समस्याएं आती हैं उनका समय समय पर करते रहते हैं। और चुनाव में जाने की बात है तो हम लोग हमेशा भी चुनाव में जाने के लिए तैयार रहते हैं। और धामी जी ने जो घोषणाएं आज तक करी हैं, जो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है और जो धामी जी ने जो इस प्रदेश के लिए करा है, उन सबको लेकर के हम जनता के बीच में 2027 में जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि आप धामी सरकार की क्या मानते हैं, और क्या लगता है कि जिस पर बहुत अच्छे से काम हुआ और आज वो देश प्रदेश में चर्चा भी है? देखिए, धामी जी की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो पहली बार धामी जी के बनने के बाद लागू हुई, जिसमें यूसीसी है, नकल विरोधी कानून है, भू कानून है। ऐसी कितनी अनगिनत चीजें हैं जो धामी जी के बनने के बाद हमारे इस प्रदेश में लागू हुई। यूसीसी और नकल विरोधी कानून तो ऐसा है कि जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई है और अब कई प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करना चाह रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा तरीका था, जो हमारा उसका वो बना था प्रारूप, उस प्रारूप को लेकर के ही अब कई प्रदेश उसको अपने यहाँ लागू करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इस प्रदेश में यूसीसी, नकल विरोधी कानून
एक भी कोई भी जितनी नियुक्तियां हमारे यहाँ हो रही हैं, कोई भी नियुक्ति में अगर नकल कोई किसी का कोई कांड हुआ, पहले क्या होता था कि नकल विरोधी कानून लागू नहीं था, तो पहले नकल करने वाले बचते थे। नकल पहले होती थी, कराते थे, क्योंकि अपनी नियुक्तियां करनी थी, अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां करते थे, लोग अपने परिवार वालों की नियुक्तियां करते थे। धामी जी की सरकार आने के बाद ये हुआ कि जीरो टॉलरेंस होगी, इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। कोई भी अगर नियुक्ति होगी तो पारदर्शिता के साथ होगी, और अगर कहीं पर अगर कोई मिसकॉन्स्पिरेंसी हुई है, अगर कहीं पर कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए नकल विरोधी कानून आ गया है और वो निश्चित रूप से सजा देगा अगर कोई ऐसी हरकत करेगा। मतलब क्योंकि चारधाम यात्रा पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है, चाहे वो भूस्खलन के कारण हो या फिर सड़क बाधित हो, उस पर बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार में होने के नाते किस तरह की बात आप कहेंगे और क्या कुछ जवाब भी आप देंगे उसको? देखिए, चारधाम यात्रा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में, जब से 2014 में मोदी जी आए, कम से कम मोदी जी 40 से 45 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। उनका विशेष लगाव उत्तराखंड से है, देवभूमि से है। जहां भी जाते हैं, कई विदेशों में भी जाते हैं, तो हमारे यहाँ का कुछ ना कुछ चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में वहां पर देते हैं। तो उनका लगाव होने के कारण, और वैसे जब से धामी जी आए तब से भी हमारी ऑल वेदर रोड है, हमने उसमें वहां का संसाधनों का कराने का प्रयास करा ही है और निरंतर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% सही हो गए, लेकिन हम निरंतर प्रयास, प्रगतिशील ये काम है, क्योंकि पहाड़ की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है। हम एक बार में सारा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपदा भी एक क्षेत्र है, आपदा भी आती है, कहीं पर भूस्खलन भी होता है। तो यहाँ पर तो नियमित काम करने का काम है, और नियमित काम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसमें मेरे को ये मानना है कि निश्चित रूप से हम आने वाले समय में और अच्छी सुविधाएं हम चारधाम यात्रियों को दे पाएंगे। लेकिन सर, उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या भी है। संगठन इसको किस रूप में देखता है? देखिए, पलायन निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड की एक समस्या है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में पलायन के ऊपर भी काफी काम हुआ है। हमने होम स्टेज पे काम करा है, काफी युवक होम स्टे के रूप में अपने यहाँ गांव में, क्षेत्र में होम स्टे चला रहे हैं, और उसके कारण वो यहाँ रुके हुए हैं। अपने यहाँ एसएचजीज ने काम करा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमने करा है, उसमें भी काफी पलायन रुकने का काम हुआ है। और टूरिज्म को हमने जो बढ़ाने का काम करा है, उसके अनुसार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण पलायन रुक रहा है। हम ये कहेंगे कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक पलायन में रोकथाम हुई है, और आने वाले समय में हम और ऐसी योजना लेके आएंगे जिससे कि जो बाहर रहने वाला व्यक्ति है, वो कम से कम उत्तराखंड में आकर के अपने यहाँ काम करे। उत्तराखंड का व्यक्ति जो बाहर काम कर रहा है, वो यहाँ पर निश्चित रूप से काम करे। सर, ये भी देखा जाता है कि बीजेपी से युवा बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। युवाओं को किस तरह की जिम्मेदारी भी दी जा रही है और किस तरह का फोकस जो है वो युवाओं पर बीजेपी कर भी रही है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा हैं, इस प्रदेश की टीम युवा है, और निरंतर हम युवाओं पे फोकस कर रहे हैं। युवा हमारे साथ हमेशा जुड़ता है, और पार्टी का युवाओं पे फोकस भी है। अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं, तो पूरी पार्टी का ध्यान हमेशा से युवाओं पर रहा है, और युवाओं पर केंद्रित होने के कारण ही अब आपने देखा होगा कि केंद्र में भी नकल विरोधी का इतना बड़ा कानून लेके आई है हमारी केंद्र सरकार। हम युवाओं को भ्रमित करने वालों को, जो भ्रमित कर रहे हैं, उनको चैन से नहीं जीने देंगे। हमारा यहाँ निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, यूसीसी को किस तरह से, किस फैक्टर के रूप में आप देखते भी हैं और किस तरह से काम भी हुआ यूसीसी आने के बाद, और क्या लगता है कि क्या बड़ी उपलब्धि है यूसीसी? बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ यूसीसी को लागू करा। देखिए, हमारे यहाँ की डेमोग्राफी निरंतर बदल रही थी। हम पहाड़ में भी कहते थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोग, बाहर से लोग आ करके रह रहे हैं, और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं। तो उसमें धामी जी ने पहले दिन ही आते ये कहा था कि हम इसको, कानून को यहाँ लाएंगे और इसकी यहाँ की डेमोग्राफी में बदलने नहीं दूंगा। और उस पे इतनी तीव्र गति से काम हुआ कि हम देश का पहला राज्य बने, और यूसीसी पे हमने अपने आप काम करा है। अब जो आएगा वो उस तरीके से उसको यूसीसी के अंडर में आना ही पड़ेगा। अब वो आएगा तो हमारे यहाँ की डेमोग्राफी भी ठीक ठीक धीरे धीरे सुधर रही है। हमने कई हजार एकड़ लैंड खाली भी कराई है, और हम उत्तराखंड की डेमोग्राफी को किसी प्रकार से बदलने नहीं देंगे।
लेकिन कांग्रेस बार बार एक आरोप बीजेपी पर लगाती है कि मुस्लिम जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी आपको करार देती है, कहते हैं कि मुस्लिमों पर कार्रवाई करते हैं, मस्जिद हो मजार हो वही तोड़ने का काम जारी है। जो भी अतिक्रमणकारी होगा वो किसी धर्म समुदाय को उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब वो चाहे कोई भी धर्म समुदाय का हो, अब जब जो अतिक्रमण कर रहा है उसको हटाया जा रहा है, वो किस समुदाय का है ये तो एक देख करके तो हम हटा नहीं रहे। लेकिन अगर वो अतिक्रमणकारी अगर मान लीजिए वो घुसपैठिया आकर के यहाँ रहेगा उत्तराखंड में, तो वो बर्दाश्त नहीं करा जा सकता। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तरुण बंसल जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। अखाड़े में चल रहा आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले असली नकली देवता को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब असली नकली संत गणेश दास को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। एक गुट ने दूसरे गुट के गणेश दास को नकली बताते हुए अपने संत गणेश दास को असली होने का दावा किया। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अखाड़े के मुखिया महंत भगत राम ने दूसरे गुट के महंत महेंद्र गणेश दास को नकली बताते हुए कहा है कि असली गणेश दास उनके साथ हैं। जो बैठक हुई श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के विषय में, जो कुछ कथितता फर्जी लोग जो कह रहे हैं भी हम अखाड़े के प्रेसिडेंट अध्यक्ष और सेक्रेटरी है उनके विषय में, और दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया कि ये अखाड़ा पंजाब का है और पंजाब के साधु संत 12 साल से यहाँ नहीं आ पाए और ना ही ये आने दे रहे हैं। और उस विषय में पंजाब के जो हमारे महापुरुष गद्दीधारी संत महापुरुष पहुँचे हैं, ब्रह्मबूटा अमृतसर अखाड़ा बेरीवाड़ा चांगली गद्दी के और टप गद्दी के और कई सारे महापुरुष गद्दीधारी मंडेश्वर महामंडेश्वर आपके यहाँ आकर उपस्थित हुए। उनके द्वारा ये चर्चा हुई तो हम इस बात का आपको बताना चाहते हैं कि सभी जो पंजाब के साधु संत महापुरुष वो हर कुंभ पर और हर समय हर प्रोग्राम पर श्री पंचायती अखाड़े में उपस्थित होते हैं। पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के इष्ट देवता श्री चंद्र भगवान है, उनका जो विग्रह पूजन होता है, तो जिस अखाड़े का जहाँ रजिस्ट्रेशन और प्रधान कार्यालय होता है वो पूजा का सारा सामान वहीं रहता है। ये हमारे अखाड़ों की परंपरा है। जैसे नया अखाड़े का और निर्मल अखाड़े का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार से हुआ है, तो यहाँ हेडक्वार्टर है, तो वो श्री महंत जी ने जैसा बताया है वो सारी पूजा पाठ की जो प्रतिमाएं हैं और जो भी पूजा का सामान है वो सारा इनके पास यहाँ सुरक्षित है। दूसरा जो डेरे का विवाद है गणेश दास जी बनाम गणेश दास जी, तो वो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा ये अखाड़ा परिषद वाला जो मैटर है, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष और निन्नी अखाड़े के पूजनीय सचिव श्री महंत जी महाराज ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं व्यक्तिगत, तो मैं उसका खंडन करता हूं। मैंने आज तक कभी भी किसी संत का निंदा या उसकी इस प्रकार से सामाजिक उपेक्षा का कोई शब्द कभी मीडिया में बोला नहीं है, और मैं उनसे भी आशा करूंगा अगर कोई उनको किसी प्रकार की शिकायत, हम लोग किसी दूसरे अखाड़े के विषय में बोलते ही नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।